Hello students, welcome in social science class. Today we will start the third part of chapter 14 national movement, and we had done discussed about the up to the Jallianwala Bagh massacre. Now let's start the non-cooperation movement. Before this there is a do you know in this about the Khilafat movement, because it is the also immediate cause for launching the non-cooperation movement. What is Khilafat movement? Who formed the Khilafat committee and who launched the Khilafat movement? Turkey suffered injustice at the hands of the British after the First World War. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 टू 1918 के बीच में, और उस दौरान जब हमने देखा कि ब्रिटिशर्स मुस्लिम्स को ये कन्विंस कर रहे थे कि वो उनकी फेवर करते हैं और उन्हें ये भी कह रहे थे कि आप हमारी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हेल्प करो और आफ्टर दैट वी विल हेल्प यू, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बल्कि उसका जो मुसलमान थे उनको ब्रिटिशर्स की रियल पिक्चर सामने आई। वो क्या थी? टर्की जो कि एक छोटा सा ऑटोमन एम्पायर था, वो भी इन्वॉल्व था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर। जब उसकी हार हो गई तो वहाँ पर जो मुस्लिम्स थे उनके साथ इनजस्टिस किया जा रहा था, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था बाय द ब्रिटिशर्स। और ये एक रूमर फैल गई कि जो खलीफा हैं, खलीफा जो मुसलमानों के रिलीजियस हेड होते हैं उन्हें खलीफा कहा जाता है, कि उन्हें वहाँ से अरेस्ट करके उन्हें देश निकाला दिया जा रहा है और सुल्तान के पास सारी पावर आ रही है और वहाँ के जो मुस्लिम पीपल थे उनके साथ इनजस्टिस किया जा रहा था। तो वो बात देखकर जो मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा था, उस अत्याचार के खिलाफ बॉम्बे के अंदर दो अली ब्रदर्स थे, जो मोहम्मद अली एंड शौकत अली, उन्होंने खिलाफत कमेटी बनाई और उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो जो इनजस्टिस हो रहा है टर्की के अंदर, उस इनजस्टिस के खिलाफ हम आंदोलन चलाएंगे, जिसलिए उसे क्या कहते हैं? खिलाफत मोमेंट। खिलाफत मीन्स अगेंस्ट, अपोज। तो किसके अगेंस्ट था वो? अगेंस्ट द इनजस्टिस विद द पीपल ऑफ टर्की। लेकिन मुस्लिम ब्रदर ये भी जानते थे कि अगर हमने इस आंदोलन को लॉन्च करना है तो हमें एक बड़े लीडर की या बड़ी सपोर्ट की ज़रूरत है। दैट्स वाई दे वेंट टू गांधी जी एंड आस्क फॉर देयर सपोर्ट। वो गांधी जी के पास गए और उन्हें कहा कि आप हमको सपोर्ट करें। और क्योंकि गांधी जी हमेशा यूनिटी में बिलीव करते थे, जब जलियांवाला बाग मासेकर हुआ, रॉल्ट सत्याग्रह हुआ, तब भी देश के अंदर कत्लेआम हुआ, तो गांधी जी ने भी फील किया कि सिर्फ सत्याग्रह चलाने से हमें आज़ादी नहीं मिलेगी। अगर हम रियल सेंस में आज़ादी चाहते हैं या ब्रिटिश को अपोज करना चाहते हैं, तब वहाँ पर हिंदू मुस्लिम की यूनिटी होना बहुत ज़रूरी है। और जब खिलाफत इशू आया तो गांधी जी ने सोचा कि दिस इज़ द राइट टाइम टू कम अंडर द वन अम्ब्रेला, कि बिल्कुल सही टाइम है कि हम दोनों अगर एक हो जाएं और मिलकर एक जन आंदोलन, एक मास मूवमेंट चलाएं, तब हम जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं और उनसे अपनी आज़ादी पा सकते हैं। तो ये एक बेसिक कॉज बना था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए। नॉन कॉपरेशन जो कि नेम से ही क्लियर होता है, नॉट टू कॉपरेट। नॉन कॉपरेशन मीन्स नॉट टू कॉपरेट, कि हम ब्रिटिशर्स के साथ कोई भी सहयोग नहीं करेंगे। इस आंदोलन का नाम क्या था? असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी जी ने अपनी एक बुक हिंद स्वराज्य में लिखा था, द ब्रिटिश रूल वॉज एस्टेब्लिश्ड एंड सर्वाइव्ड इन इंडिया विद द कॉपरेशन ऑफ इंडियंस। इफ इंडियन रिफ्यूज टू कॉपरेट, द ब्रिटिश रूल वुड कोलैप्स एंड स्वराज वुड कम। गांधी जी ने अपनी बुक में लिखा था कि ब्रिटिशर्स इंडिया में क्यों सक्सेस हुए थे? ड्यू टू आवर कॉपरेशन, क्योंकि हमें नहीं पता था कि वो हमें लूटने आए हैं या हमारे ऊपर रूल करने आए हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे जो इंडियंस थे उन्होंने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया, कुछ उनके फेवर में अपने बेनिफिट के लिए उनके गुलामी करना शुरू कर दिया, तो उन्होंने उनका साथ दिया, तभी वो हमारी कंट्री में इतने साल रूल करने में वो पॉसिबल हुआ था। तो अगर हम सभी एक हो जाएं और उनको कॉपरेशन देने से मना कर दें, किसी भी तरह का उन्हें कॉपरेट ना करें, तब उनका रूल जो है विद इन 1 ईयर जो है हमारी कंट्री से वो ख़त्म हो सकता है।
तो इसलिए उन्होंने सपोर्ट किया कि कांग्रेस के अंदर उन्होंने सेशन में एक जो प्रपोजल रखा कि दैट वी शुड लॉन्च अ मास मोमेंट मीन्स जन आंदोलन, कि जब तक हम बड़े लेवल पर आंदोलन शुरू नहीं करेंगे तब तक हम अपने मकसद में पूरे नहीं हो सकते। तो इसलिए उन्होंने कांग्रेस का जो कलकत्ता के अंदर पहले सितंबर का जो 1920 में कलकत्ता में सेशन हुआ कांग्रेस का, तब गांधी जी ने प्रपोजल रखा दैट वी शुड लॉन्च नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड गिव सपोर्ट टू द खिलाफत मूवमेंट। और ये नॉन कॉपरेशन के क्या कॉजेज़ थी जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, रॉल्ट एक्ट, जलियांवाला बाग मैसेकर और ये खिलाफत इशू, ये सभी क्या थे, नॉन कॉपरेशन के ही सर्कमस्टांसेस बने थे। और मेन इसका हम रीज़न क्या कहेंगे, नॉन कॉपरेशन वाज डायरेक्टेड अगेंस्ट द इनजस्टिस डन बाय द ब्रिटिश इन पंजाब एंड टर्की। पंजाब में जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ और टर्की में जो मुसलमानों के साथ वहाँ इनजस्टिस हो रहा था, तो उस इनजस्टिस के अगेंस्ट गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया। तो कलकत्ता में प्रपोजल रखा, तब कुछ कांग्रेस लीडर एग्री हुए, कुछ नहीं भी हुए। तो गांधी जी ने कन्विंस किया, अली ब्रदर और गांधी जी जगह जगह पर लोगों के पास गए, विलेज टू विलेज उन्होंने टूर किया और लोगों को कन्विंस किया कि जब तक हम उनको किसी भी तरह का कॉपरेशन देना बंद नहीं करेंगे तब हम अपने जो आज़ादी या सेल्फ रूल को नहीं पा सकते। और फाइनली जो दिसंबर 1920 नागपुर सेशन जो हुआ था कांग्रेस का, वहाँ पर ये रेजोल्यूशन पास किया गया। व्हेन वाज द रेजोल्यूशन फॉर नॉन कॉपरेशन पास्ड? इन दिसंबर 1920 एट नागपुर फॉर लॉन्चिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब इसकी क्या फीचर्स थी, किस तरह से ये मूवमेंट को लॉन्च किया गया। नॉन कॉपरेशन मीन्स नॉट टू कॉपरेट। तो सबसे पहले गांधी जी ने कहा कि हम स्टेप बाय स्टेप इस आंदोलन को शुरुआत करेंगे। सबसे पहले रिनाउंसिंग ऑफ टाइटल्स एंड ऑनर्स गिवन बाय द ब्रिटिशर्स, कि ब्रिटिशर्स ने इंडियन पीपल को अपने फेवर में लाने के लिए बहुत सारी उन्हें उपाधियां दी थी, टाइटल्स दिए थे, ऑनर किया था उन्हें, ताकि ये खुश होकर हमारी मदद करें। तो हमारे इंडियंस ने वो सभी टाइटल, वो राय बहादुर, सर, नाइटहुड, वो सभी तरह के टाइटल जो थे वो उन्हें वापस कर दिए। देन बाइकॉट ऑफ लेजिस्लेचर, कि जो इंडियंस उनकी लेजिस्लेचर के अंदर मेंबर्स थे, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में इंडियंस को भी मेंबर बनाया गया था, उन्होंने उस लेजिस्लेचर को अपोज कर दिया कि हम उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। बाइकॉट ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस बाय स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, टीचर्स ने ब्रिटिशर्स के बनाए स्कूल में पढ़ाना बंद कर दिया और स्टूडेंट्स ने वहाँ पढ़ना बंद कर दिया। बाइकॉट का मतलब क्या होता है, रिफ्यूज़ टू यूज़ फॉरेन गुड्स और इंस्टीट्यूशन, कि हम उनकी चीज़ों का भी बहिष्कार करते हैं और उनके इंस्टीट्यूशन का भी, किसी को यूज़ नहीं करेंगे। ओपनिंग ऑफ जामिया मिलिया एट अलीगढ़ एंड काशी विद्यापीठ एट बनारस, अब जब हम उनके स्कूलों में जाना बंद कर दिया तो इससे इंडियन की जो इंस्टीट्यूशन वो एस्टेब्लिश हुए। जैसे अलीगढ़ के अंदर जामिया मिलिया, पहले वो स्कूल बना, फिर कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटी बनी। इसी तरह बनारस के अंदर भी काशी विद्यापीठ बनाया गया, जो इंडियन इंस्टीट्यूट्स हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बनाए गए जहाँ पर इंडियन को एजुकेशन दी गई। बाइकॉट ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड कोर्ट्स, कि अब कोई भी ब्रिटिश के अंदर जो उनके बनाए ऑफिस में नौकरी नहीं करेगा, ना ही उनकी कोर्ट में वो अपनी प्रैक्टिस करेंगे। बॉनफायर्स ऑफ फॉरेन गुड्स, जितनी भी ब्रिटिश की गुड्स थी, फॉरेन की वस्तुएं थी, उन सबको क्या कर दिया गया, जला दिया गया। औरतों ने पिकटिंग करी, वुमेन पिकटिंग द शॉप, उन्होंने जहाँ पर जो फॉरेन गुड्स को बेचा जा रहा था उन दुकानों के आगे उन्होंने धरना दिया, ना बेचने दिया ना खरीदने दिया, और पूरी उनकी सारी गुड्स को इकट्ठा करके जला दिया गया। हड़ताल्स एंड स्ट्राइक्स ऑल ओवर द कंट्री, पूरी कंट्री के अंदर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हड़तालें हुई, रैली की गई। एंड आफ्टर 1919 द स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश rule took over the form of mass movement which involved peasants, tribals, students, workers, traders, women etc. सभी ने, मास मूवमेंट मीन्स जन आंदोलन था, हर सेक्शन सोसाइटी में इसने पार्टिसिपेट किया था।
The unity between Hindu and Muslim strengthen. हिंदू और मुसलमानों के बीच की जो यूनिटी थी वो पहले से भी स्ट्रांग हो गई. एंड व्हेन दिस मोमेंट वाज लॉन्च, पीपल होल हार्टेडली पार्टिसिपेटेड इन. बढ़ चढ़ कर लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स के अत्याचारों से तंग आ चुके थे. उन्हें रियल पिक्चर सामने उनके आ चुकी थी कि ब्रिटिशर एक्चुअल में क्या हैं. जो वो बताते हैं या जो करते हैं वो नहीं हैं. एंड द ब्रिटिशर्स रिटेलिएटेड बाय द imprisoning all द इम्पॉर्टेंट लीडर्स ऑफ द मोमेंट एक्सेप्ट गांधी जी. तो ब्रिटिशर्स ने अपना वही उनका जो ट्रेडिशन था कि व्हेन इंडियन स्टार्टेड रिवोल्ट और मोमेंट, दे ट्राई टू सप्रेस देम, और उन्हें अरेस्ट करना शुरू कर देते थे. उस आंदोलन को रोकने की हर कोशिश करते थे. तो अब भी यही हुआ. लेकिन ये आंदोलन बढ़ चढ़कर आगे बढ़ रहा था, मतलब बहुत सक्सेस मिल रही थी हमें. लेकिन एक ऐसी इंसिडेंट हुआ जिस वजह से गांधी जी ने इसे इमीडिएटली कॉल ऑफ कर दिया. कॉल ऑफ मीन्स इसे विड्रॉ कर दिया, इसे उसी टाइम रोक दिया. वो क्या वजह थी कि गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस लिया, या व्हाई डिड गांधी जी कॉल ऑफ नॉन कॉपरेशन और विड्रॉ इट? विच इंसिडेंट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? You all know that गांधी जी ऑलवेज बिलीव इन नॉन वायलेंस. गांधी जी का हमेशा कौन सा टूल रहा है अपनी आज़ादी की लड़ाई में? अहिंसा का मार्ग उन्होंने अपनाया था कि हम कभी भी हिंसा, मार धाड़ ऐसा कुछ नहीं करेंगे. और अपने सत्याग्रहियों को भी उन्होंने यही बताया था कि वी ऑलवेज फॉलो द नॉन वायलेंस. लेकिन क्या हुआ, उत्तर प्रदेश के चोरा चोरी, गोरखपुर में चोरा चोरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो लोग थे इस आंदोलन के दौरान शांतिपूर्वक अपना डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे. मीन्स वो अपने रैलीज निकाल रहे थे, चुपचाप जा रहे थे. लेकिन अचानक पुलिस ने उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया. द पुलिस एजिटेटेड मॉब. जब पुलिस ने उनके ऊपर अटैक किया, लाठी चार्ज करना शुरू किया, तो जो भीड़ थी, मॉब गुस्से में आ गई. एजिटेटेड मॉब एंड सेट पुलिस स्टेशन ऑन फायर. और उन्होंने गुस्से में आकर क्या किया, जो पास में पुलिस स्टेशन था उसी पुलिस स्टेशन को आग लगा दी. और वहाँ पर 22 पुलिसमैन जो थे वो जिंदा जल गए उस पुलिस चौकी के अंदर. कुछ इंडियंस भी थे और कुछ ब्रिटिशर्स भी थे. और जिंदा 22 लोग जब जल गए, तो गांधी जी को जब इस घटना के बारे में पता चला, ही वॉज शॉक्ड बिकॉज ही ऑलवेज बिलीव इन नॉन वायलेंस एंड दिस इंसिडेंट वॉज वायलेंट. The violent incident of चोरी चोरा was responsible for calling of non-cooperation. इस घटना के बाद गांधी जी ने इमीडिएटली क्या किया, आंदोलन वापस ले लिया. जबकि ये आंदोलन अगर जारी रहता तो शायद हमारा आज़ादी का जो दिन था वो पहले होता, बहुत पहले आ जाता. लेकिन इस इंसिडेंट की वजह से गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस लिया. और गांधी जी के इस एक्शन से बहुत सारे कांग्रेस लीडर जो थे वो नाखुश भी हुए. Some leaders supported his decision, but leaders like Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose opposed the withdrawal of non-cooperation movement due to one violent incident. उन्हें लगता था कि अभी हमें इस आंदोलन को रोकना नहीं चाहिए था, कंटिन्यू रखना चाहिए था. पर गांधी जी इस घटना को सहन नहीं कर पाए और उन्होंने उसे वापस लेने का डिसीजन लिया. और वो उन्होंने ये सोचा दैट देयर इज़ नीड टू गिव मोर ट्रेनिंग टू द सत्याग्रही, कि अभी भी सत्याग्रहियों को और ट्रेनिंग की ज़रूरत है. उनमें पेशेंस की कमी है कि वो वायलेंस पे आ जाते हैं. तो इसलिए उन्होंने इस आंदोलन को वापस लिया. बट लेकिन जो कुछ लीडर्स थे, कांग्रेस के लीडर्स, वो गांधी जी के इस डिसीजन से कुछ डिसएग्री हुए और उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बना ली. वो पार्टी कौन सी थी? स्वराज पार्टी. हु फॉर्म स्वराज पार्टी? मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास formed the Swaraj Party and to enter the legislative councils, and they destroy the British administration from inside. अब जो लीडर्स थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, जिन्होंने स्वराज पार्टी बनाई,
उन्होंने गांधी जी से ये कहा कि हम अब उनके बनाए हुए जो लेजिस्लेचर काउंसिल्स हैं उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके लेजिस्लेचर का मेंबर बनेंगे और उनके साथ रहकर, ब्रिटिशर्स के साथ रहकर जब वो डिसीज़न लेंगे तो उस डिसीज़न में इंटरफेयर करके हम उन्हीं के साथ रहकर उन्हीं की पॉलिसी को हम अपोज करेंगे। तो मीन्स वी विल पार्टिसिपेट इन दैट इलेक्शन एंड वी विल टुक पार्ट इन द काउंसिल ऑल्सो। In spite of single-handedly stopping the non-cooperation movement, गांधी जी was arrested. तो गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया। Now the non-cooperation movement was withdrawn prematurely. It was successfully in bringing the entire country close and helped in giving a national character to the country's freedom struggle. चाहे ये आंदोलन कहते टाइम से पहले बंद हो गया, लेकिन फिर भी इसका इन्फ्लुएंस, इसका इम्पैक्ट जो था वो पूरी कंट्री के ऊपर पड़ा। लोगों के मन में अब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट गुस्सा था और देश के प्रति प्यार वो जाग चुका था। अब उनके अंदर एक कॉमन फीलिंग आ गई थी दैट वी पीपल बिलोंग टू वन नेशन, कि हमने अब अपने देश को बचाना है, हमें आज़ादी चाहिए। So Gandhiji continued to propagate Khadi, Hindu Muslim unity and eradication of untouchability. मीन्स वो स्वराज की, अभी भी वो इंडियन गुड्स को प्रमोट करने की बात कर रहे थे कि हमें और यूनिटी बनाए रखनी चाहिए, और साथ साथ जो हमारी कंट्री के अंदर एक इनह्यूमन प्रैक्टिस चल रही थी अनटचेबिलिटी, उसको दूर करने के लिए गांधी जी ने हर एफर्ट्स किया। और इस मोमेंट में पीजेंट्स और वर्कर्स ने भी पार्टिसिपेट किया, क्योंकि उनका रीज़न भी अलग था। पीजेंट एंड वर्कर ज्वाइंड द फ्रीडम मूवमेंट टू अपोज द ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन एंड हाई टैक्सेस, क्योंकि वो भी एक्सप्लॉयटेड थे ब्रिटिशर्स से, चाहे उनका रीज़न क्या था, लेकिन सफ़रर वो भी थे। तो इसलिए उन्होंने भी इस आंदोलन में बढ़कर हिस्सा लिया। और सरदार वल्लभ भाई पटेल टुक अप द कॉज ऑफ पीजेंट्स ऑफ बारडोली इन गुजरात। किसानों को लीड करते हुए नो टैक्स कैंपेन चलाया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। कहाँ पर? बारडोली इन गुजरात। नेक्स्ट इज साइमन कमीशन 1927। जो साइमन कमीशन की हम बात अभी करेंगे, ये आगे चलकर जो सेकंड मास मूवमेंट थी सिविल डिसोबीडेंस, उसके एक सरकमस्टांसेज हम कह सकते हैं कॉजेज बना था साइमन कमीशन। इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आता है? व्हेन डिड साइमन कमीशन कम टू इंडिया एंड व्हाई वाज इट अपोज्ड बाय द कांग्रेस? साइमन कमीशन कब और क्यों आया, फिर इसका अपोज क्यों किया गया कांग्रेस के द्वारा? क्योंकि देखो, अब इतने बड़ी मोमेंट गांधी जी ने लॉन्च कर दी नॉन कॉपरेशन, हालांकि चाहे वो कॉल ऑफ हो गई, लेकिन उसका इन्फ्लुएंस लोगों के ऊपर बहुत पड़ा और ब्रिटिशर्स को डर सताने लग गया कि लोग हमारे खिलाफ उठ रहे हैं, हमारा रूल जो है वो जल्दी ख़त्म ना हो जाए। तो उस चीज़ को रोकने के लिए उन्होंने फिर से इंडियंस को शांत करने के लिए एक न्यू सेट ऑफ रिफॉर्म्स लॉन्च करने का डिसाइड किया। तो इसी मकसद से उन्होंने एक कमीशन भेजा जिसके अंदर 7 मेंबर्स थे और सर स्टेफर्ड साइमन जो उसके लीडर थे। तो उसी लीडर के नाम पर इस कमीशन का नाम भी रखा गया, साइमन कमीशन। The Simon Commission was sent to India to review the Government of India Act 1919, जो 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स लॉन्च किए थे, उसको रिव्यू करने के लिए कि वो प्रॉपरली हुए हैं या नहीं हुए, और फर्दर न्यू रिफॉर्म जो सुजेस्ट करने के लिए उन्होंने इस कमीशन को इंडिया में भेजा। लेकिन जब ये कमीशन इंडिया में आए 1927 में ये कमीशन तैयार हुआ, 1920 में इंडिया में आए और आगे 1929 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट भी सबमिट की थी। तो जब साइमन कमीशन इंडिया में पहुंचा तो हर जगह पर इनका कैसे वेलकम किया गया? विद द ब्लैक फ्लैग्स एंड स्लोगन गो बैक साइमन। जब भी हमने अपना विरोध या प्रोटेस्ट शो करना होता है तो ब्लैक कलर इज़ द सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट। तो कांग्रेस लीडर्स ने ब्लैक कलर से और ब्लैक फ्लैग से उन साइमन कमीशन जहाँ जहाँ गया वहाँ हर जगह पर उनका इस तरह से उन्होंने वेलकम किया ब्लैक फ्लैग के साथ। और क्या स्लोगन क्या था, क्या नारा लगाया? साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। रीज़न क्या था इसके पीछे? बिकॉज देयर वर 7 मेंबर इन द
commission, and they came for the reforms and the future for the India, but no single Indian was there. इंडिया के सुधार की बात हो रही है, इंडिया के लिए न्यू सजेशंस दे रहे हैं, लेकिन इंडियन को शामिल ही नहीं किया गया। एक भी सिंगल इंडियन मेंबर नहीं था, जिस वजह से कांग्रेस ने और इवन कि मुस्लिम लीग ने भी इसको बाइकआउट किया, एंड दे बाइकआउट विद द ब्लैक फ्लैग्स। जब इनका प्रदर्शन हो रहा था साइमन कमीशन के अगेंस्ट, जगह जगह पर रैलीज की गई। लाला लाजपत राय भी लाहौर से इस कमीशन को अपोज कर रहे थे, लेकिन वही ब्रिटिशर्स का आगे रिएक्शन था कि उन्होंने लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू किया, लाठी चार्ज किया, और उसी लाठी चार्ज के दौरान लाला लाजपत राय जख्मी हुए, उन्हें एडमिट भी किया गया और कुछ टाइम बाद उनकी डेथ हो गई। और आगे चलकर हमारे जो रेडिकल लीडर्स थे, रेवोल्यूशनरीज थे, उन्होंने उनकी मौत का बदला भी लिया था। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो साइमन कमीशन इंडिया में आया, बट इट वाज फेल्ड because it did not give any attention on the demand of the Indians, and they did not include any single Indian member. That's why it was opposed. नेक्स्ट इज़ लाहौर सेशन 1929। बहुत इम्पॉर्टेंट सेशन था, क्योंकि इससे पहले हमारे इंडियंस की क्या डिमांड रही जब भी वो आंदोलन चला रहे थे। दे वर डिमांडिंग सेल्फ रूल, सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड कर रहे थे कि हमें अपनी कंट्री में रूल करने दिया जाए। वो पूरी तरह से ब्रिटिशर्स को जाने की बात नहीं कर रहे थे, बट दे वर डिमांडिंग फॉर द सेल्फ रूल। लेकिन जब अब इतनी इंसिडेंट होने के बाद अब इंडियंस को समझ आ गई थी कि ब्रिटिशर्स जो है वो कि उनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो अब इंडियंस ने जो कांग्रेस की मीटिंग बुलाई थी दिसंबर 1929 लाहौर में, ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी इन लाहौर, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस मीटिंग को प्रेजाइड किया था। एंड देयर दे टुक अ बिग डिसीजन। यहाँ पर एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया कि आज से हमारी जो लड़ाई होगी वो पूर्ण स्वराज्य के लिए होगी, मीन्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस। वी वांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब हमें पूरी तरह से आज़ादी चाहिए, हम ब्रिटिशर्स को यहाँ नहीं चाहते। इससे पहले सिर्फ ये था कि हमें भी इन्वॉल्व किया जाए, हमें भी अपनी कंट्री के ऊपर रूल करने का राइट दिया जाए। वो डोमिनियन स्टेटस मांग रहे थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने ऐसा कुछ नहीं दिया। तो अब हमारे कांग्रेस लीडर ने ये प्लेज लिया, कसम खाई, अब ये फैसला लिया कि आज से हमारी जो लड़ाई होगी वो पूर्ण स्वराज्य की। इसलिए लाहौर सेशन हिस्ट्री में बहुत इम्पॉर्टेंट है। लाहौर सेशन इन 1929, दिसंबर 1929, लाहौर में रावी नदी के किनारे। और उस जो कांग्रेस का वो सेशन हुआ था, वहाँ पर कांग्रेस लीडर्स ने डिसाइड किया कि अब हम जो हैं पूर्ण स्वराज्य की लड़ाई लड़ेंगे। और 26 जनवरी 1930 पूरे देश में पहली बार आज़ादी दिवस मनाने का डिसीजन लिया गया। एट दिस सेशन इट वाज डिसाइडेड टू सेलिब्रेट 26 जनवरी 1930 एज द फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया, क्योंकि आज से उनकी लड़ाई पूर्ण आज़ादी की लड़ाई शुरू हो रही थी। तो एज पर द रेजोल्यूशन आफ्टर द लाहौर सेशन इन 1929, January 26 was celebrated as Independence Day every year. The Constitution was completed on November 26, 1949, but it was decided to adopt and enforce it on January 26, 1950 in the memory of January 26, 1930. आप सभी को पता है कि हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं। क्यों रिपब्लिक डे मनाते हैं? बिकॉज on that day our constitution was adopted and enforced. लेकिन आप सभी को ये भी पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट तो 26 नवंबर 1949 को हो गया था। फिर क्यों वेट की गई इसकी 26 जनवरी तक? इसे लॉन्च किया था, जो एनफोर्स किया गया 26 जनवरी 1930 को, वो सिर्फ इसीलिए था कि ताकि उस दिन को यादगार बनाया जाए, मेमोरेबल बनाया जाए, जब हमने पहली बार आज़ादी की लड़ाई शुरू की, मतलब पूर्ण आज़ादी की मांग की, और देश में पहली बार इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया। तो उस दिन को यादगार बनाने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन को उसी दिन यानी 26 जनवरी को इन्फोर्स किया।
और फ्रॉम दैट ईयर वी आर सेलिब्रेटिंग 26 जनवरी एज अ रिपब्लिक डे एवरी ईयर, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे तो तभी मनाएंगे जब हमें रियल मिला था, जो कि 15 अगस्त। ओके, नाउ लुक एट द मैप, दीज आर द इम्पॉर्टेंट सेशंस ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस के इम्पॉर्टेंट सेशंस देखो, सबसे पहले अगर देखें हम बॉम्बे 1885, यहाँ पर क्या हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म एंड इट्स फर्स्ट सेशन हेल्ड। कांग्रेस का फर्स्ट सेशन कहाँ हुआ था, बॉम्बे इन 1885। और वेयर द कांग्रेस पास द रेजोल्यूशन फॉर नॉन कॉपरेशन एट नागपुर। इसके अलावा सूरत सेशन 1907 वेयर कांग्रेस स्प्लिट इनटू 2 ग्रुप्स। कांग्रेस कहाँ वो सेशन हुआ था कांग्रेस का, जब कांग्रेस 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई थी, दैट वाज सूरत सेशन। एंड देन व्हेन द कांग्रेस रीयूनाइटेड इन 1916 एट लखनऊ, yes, and where the Congress demanded for complete independence at Lahore in 1929. So this is all about the non-cooperation movement. It was the first mass movement launched by Gandhi ji, and it was called off due to the violent incident of Chori Chora, and then Simon Commission, failure of Simon Commission, and Lahore session. They become the circumstances for the next mass movement, that is civil disobedience movement. Civil disobedience movement means सविनय अवज्ञा आंदोलन। पिछले आंदोलन में गांधी जी ने कहा कि हम ब्रिटिशर्स को कोई भी सहयोग नहीं देंगे, कोई कॉपरेशन नहीं करेंगे। और इस आंदोलन में गांधी जी ने ये कहा, नॉट टू कॉपरेट एंड ब्रेक द लॉ। सिर्फ कॉपरेशन ही नहीं करना, बल्कि अब उनके बनाए हुए कानूनों को हम तोड़ेंगे। क्या रीज़न था अब गांधी जी का ये डिसीज़न लेने का, क्योंकि इससे पहले हमें कहीं ना कहीं बिलीव हो रहा था कि शायद वो हमारे जो प्रोटेस्ट का आगे जो ब्रिटिशर्स जो हमें रिस्पॉन्ड करेंगे, हमें वो आज़ादी देंगे, लेकिन वो किसी तरह से भी हमें वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। तो गांधी जी ने अब डिसाइड किया कि अब हम उनके बनाए हुए कानूनों का हम भी उसका पालन नहीं करेंगे। उसका एक रीज़न था सॉल्ट लॉ। सॉल्ट, नमक जो हम खाते हैं सभी, और ब्रिटिशर्स ने इसी के ऊपर एक मोनोपली बना रखी थी। मोनोपली मीन्स व्हेन देयर इज़ ओनली वन प्रोड्यूसर। ब्रिटिशर्स ने ये अनाउंस किया कि सॉल्ट बनाने के जो राइट है वो सिर्फ ब्रिटिशर्स के पास रहेगा। कोई भी कॉमन पीपल या इंडियन कंपनी सॉल्ट नहीं बना सकती, वो गैर कानूनी होगा। अगर कोई ऐसा करेगा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। चलो, प्रोडक्शन तो थी मोनोपली, लेकिन उन्होंने और क्या क्या ब्रिटिशर्स ने, सॉल्ट अगर हम यूज़ करें तो उसके ऊपर हमें टैक्स पे करना पड़ रहा था। और आप सभी को पता है कि सॉल्ट जो है एक बहुत ही बेसिक चीज़ है, जो सभी लोग उसे यूज़ करते हैं, और उसको जो कॉमन चीज़ के ऊपर भी टैक्स देंगे तो वो लोगों के लिए कॉस्टली भी पड़ेगा। और गांधी जी ने जब गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करने का सोचा, तो उन्होंने सॉल्ट को ही एज सिंबल बनाया। यहाँ क्वेश्चन आता है, व्हाई डिड गांधी जी डिसाइड टू टेक सॉल्ट एज अ सिंबल ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। नमक को ही क्यों गांधी जी ने चूज़ किया इस आंदोलन के लिए? बिकॉज सॉल्ट इज़ अ बेसिक थिंग विच इज़ यूज बाय एवरी पर्सन, मे बी रिच और पुअर। चाहे अमीर लोग हैं वो अच्छी सब्जी खाएं, शाही पनीर खाएं, उसमें भी नमक चाहिए। चाहे पुअर व्यक्ति है, पुअर है पर्सन है, अगर उनके पास कुछ नहीं है तो वो नमक से भी खाना खा लेंगे। मीन्स इट वॉज अ बेसिक थिंग विच इज़ used by every person. So that's why Gandhi ji decided to take salt as a symbol of civil disobedience movement. और इसी से उन्होंने शुरुआत की इस आंदोलन की। कैसे शुरुआत की? ऑन मार्च 12, 1930 महात्मा गांधी बिगेन हिज एपिक डांडी मार्च फ्रॉम साबरमती आश्रम टू डांडी। इससे पहले क्या हुआ था, गांधी जी ने एक लेटर लिखा था लॉर्ड इरविन को, जो उस टाइम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड इरविन। गांधी जी ने उन्हें एक लेटर लिखा था जिसके अंदर 11 डिमांड्स थी।
जो कि ब्रिट इंडियंस की थी बारे में थी। उसमें सॉल्ट लॉ को एबॉलिश करने की भी बात थी और सोसाइटी के हर सेक्शन की डिमांड्स को रखा था। लेकिन लॉर्ड इरविन ने उन डिमांड्स को इमेजिनरी बोलकर, आउट ऑफ रियलिटी बोलकर, उस लेटर को उन्होंने टीयर आउट कर दिया, फाड़ दिया और उन्होंने अवॉइड कर दिया कि हम कोई भी जो इनकी डिमांड्स को नहीं मानेंगे, उन्हें रिजेक्ट कर दिया। तो गांधी जी ने उस लेटर में ये बात भी लिखी थी कि अगर आप 11 मार्च तक हमारी डिमांड्स को नहीं मानोगे तो नेक्स्ट डे मीन्स 12 मार्च को हम एक नए आंदोलन की शुरुआत करेंगे, सॉल्ट मार्च जो जिसे हम कहते हैं, या डांडी मार्च, कि हम अपना आंदोलन शुरुआत कर देंगे। तो वही हुआ। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपने आश्रम यानी साबरमती आश्रम से वो पैदल चले थे और जब भी गांधी जी अपने आंदोलन शुरू करते थे तो फ्लैग भी हाथ में लेके चलते थे। एंड दैट इज हाउ द मार्च केम टू बी नोन एज डांडी मार्च। मार्च मतलब मार्च का ना पैदल यात्रा, पद यात्रा कर रहे थे, वो अपने आश्रम से चले थे। ये साथ में आपको ये देखो मैप दिया हुआ उनका स्टार्टिंग पॉइंट। गांधी जी अपने आश्रम से चले, जगह जगह पर जब भी वो रुकते थे लोगों को एड्रेस करते थे, उनको स्पीच देते थे, इंस्पायर करते थे कि हमें अब सभी, जब तक आम जनता सभी आज जन इसमें शामिल नहीं होंगे इस आंदोलन में, तो हमें सक्सेस नहीं मिलेगी। जब गांधी जी ने शुरुआत की इस आंदोलन की तो सिर्फ 78 सपोर्टर्स थे। ही वॉज accompanied बाय 78 सपोर्टर्स। लेकिन जब गांधी जी एंडिंग पॉइंट पर यानी डांडी पहुंचे तब उनके साथ हजारों लोग जुड़ चुके थे, क्योंकि गांधी जी जहाँ जहाँ रुक रहे थे उन्होंने लोगों को एड्रेस किया और लोग उनसे इंस्पायर होकर उनके साथ बढ़ चढ़ कर अपने घरों से बाहर निकल के गांधी जी के इस मार्च में शामिल हो गए। और इस इंसिडेंट को, जो कि सिविल डिसओबीडियंस की बिगनिंग इंसिडेंट थी, उसे क्या कहते हैं? डांडी मार्च या सॉल्ट मार्च, बिकॉज इट वॉज द बिगनिंग ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। जब गांधी जी डांडी पहुंचे, गुजरात के एंडिंग पॉइंट पर हैं, इस मैप में भी देखो डांडी, वहाँ पर पहुँच के, क्योंकि सी है वहाँ, तो सी वाटर से ही सॉल्ट बनता है। सी वाटर को बॉईल करके गांधी जी ने वहाँ नमक बनाया और ये पहली शुरुआत थी कि उन्होंने ब्रिटिशर्स के बनाए हुए लॉ को तोड़ा था। क्या लॉ था? कि सॉल्ट मेकिंग इज़ द ओनली राइट ऑफ द ब्रिटिशर्स। लेकिन गांधी जी ने कहा कि हम अब आपके बनाए हुए कानूनों को नहीं फॉलो करेंगे और उन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया। सो सॉल्ट सत्याग्रह was an open challenge to the Britishers and the civil disobedience spread all over the country। पूरी कंट्री में अब सिविल डिसोबीडियंस कि उनकी आज्ञा का कोई भी अब पालन नहीं करेगा। इट बिकेम द सेकेंड मास मूवमेंट। इसकी बाकी फीचर्स वही थी जो नॉन कॉपरेशन में थी, कि स्कूल और कॉलेजेस का बाइकआउट किया गया, कोर्ट्स का बाइकआउट किया गया, फॉरेन गुड्स को जला दिया गया, पीजेंट्स ने टैक्स पे करने से मना कर दिया। जो पहले डिमांड कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमारे जो टैक्स को कम किया जाए या माफ़ किया जाए, अब उन्होंने कहा वी विल नॉट पे टैक्स। उन्होंने मना ही कर दिया टैक्स पे करने से। और जो इंडियन शॉप्स थी उन्होंने फॉरेन गुड्स को बेचने से मना कर दिया। वुमेन ने और स्टूडेंट ने पिकेटिंग शुरू कर दी, चाहे यहाँ पर अल्कोहल बिक रही थी या फॉरेन गुड्स बिक रही थी, उन सभी दुकानों के आगे धरने शुरू हो गए। और इस मोमेंट को जो हमारा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस था, मीन्स जो बॉर्डर एरिया था, वहाँ पर गांधी जी के एक बहुत बड़े भगत थे, उनके फॉलोअर थे, उनकी हर कहीं बात पर को वो फॉलो करते थे। अब्दुल गफर खान, जो ये पिक्चर में आपको दिख रहे हैं, अब्दुल गफर खान, he led the civil disobedience movement in the northwest frontier province। That's why he was known as Frontier Gandhi। Who was known as Frontier Gandhi? Abdul Ghaffar Khan। And what was the reaction of the British government? They tried to repress the movement and resorted to violence। Thousands of protesters were arrested along with गांधी जी एंड जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने बड़े बड़े लीडर्स को अरेस्ट कर लिया। लेकिन इसका रिजल्ट क्या हुआ? अब लोगों को कोई अरेस्ट होने का डर नहीं लग रहा था, बल्कि उनके मन में और ज़्यादा गुस्सा और देशभक्ति की भावना बढ़ रही थी। वो अब तैयार हो रहे थे कि हमें अब अपने मरने से भी हमें डर नहीं है। अगर ब्रिटिशर्स हमें जेल में डाल दे, मार दे, कोई डर नहीं, हमें आज़ादी चाहिए।
Feeling of patriotism spread to all parts of the country, and feeling to belonging one nation that united the people living in different parts of the India. In 1930 and 31, the government called टू राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. अब ब्रिटिशर्स को महसूस हो गया कि अब हमें कोई बड़ा स्टेप लेना पड़ेगा, अब हमारी जो सत्ता को खतरा हो रहा है. तो उन्होंने इंडियंस को एक ऑफ़र दी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के टेबल के हम आमने सामने बैठेंगे, डिस्कस करेंगे, अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालेंगे. रियल कॉज क्या था उनका इसके पीछे, कि वो ब्रिटिश इंडियन को चुप करवा के बिठाना चाहते थे. तो 1930 और 31 के अंदर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाएगी, बट दे डिड नॉट सॉल्व एनी प्रॉब्लम. गांधी जी ने पहले वाले में तो मना किया था कि हम नहीं उसमें पार्टिसिपेट करेंगे. द ब्रिटिश रिफ्यूज टू ग्रांट डोमिनियन स्टेटस टू इंडिया. सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी एग्री हो गए थे 1931 में. लॉर्ड इरविन के साथ एग्रीमेंट हुआ था, जिसे गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं. गांधी जी ने कहा कि मैं पार्टिसिपेट करूंगा उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, लंदन में आऊँगा, लेकिन बदले में आपने जो हमारे इनोसेंट पीपल को अरेस्ट किया है उन सभी को आप रिहा करोगे. लेकिन जब गांधी जी वहाँ पर गए तो ब्रिटिशर्स ने वही किया, उनकी कोई भी डिमांड को पूरा नहीं किया, बल्कि उन्होंने कांग्रेस को ही इलीगल डिक्लेयर कर दिया. तो गांधी जी वहाँ से डिसअपॉइंट होकर वापस आए और उन्होंने इस आंदोलन को रीलॉन्च किया, दोबारा भी लॉन्च किया. लेकिन इस बार आंदोलन उतने जोश के साथ नहीं चला जो पहले चला था. तो फाइनली इट वॉज विड्रॉन इन 1934. When was civil disobedience withdrawn? In 1934. So this was second mass movement, civil disobedience movement, जो कि सॉल्ट मार्च से शुरुआत हुई थी. और इसमें और नॉन कॉपरेशन में बिग डिफरेंस क्या है? इन नॉन कॉपरेशन गांधी जी सेड नॉट टू कॉपरेट विद द ब्रिटिशर्स, बट इन सिविल डिसोबीडियंस गांधी जी टोल्ड नॉट टू कॉपरेट एंड ब्रेक द लॉ. Clear, student? Next topic we will discuss in the next video. Till then, bye. The unity between Hindus and Muslims